44AD प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन। ये पता है क्या, इसमें अमेंडमेंट आई है अभी दिस फाइनेंशियल ईयर, जो अभी 23-24 चल रहा है ना, इस पे ये अमेंडमेंट आया। पहले ये क्या था कि जो बिजनेस करते हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, एमएसएमई टाइप के छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए एक था कि पहले जो लिमिट थी ना इनके 2 करोड़, सपोज करो 2 करोड़ तक की अगर आपकी सेल है, टर्नओवर है, तो आप प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन में जा सकते हो। इसके आगे मैं आपको पूरा बताऊंगा, पूरे डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे लाइक कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉयर हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंजीनियर्स है, सीए है, चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये जो प्रैक्टिस करते हैं इनका लिमिट था 50 लाख। 2022-23 तक तो यही लिमिट था, फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं अभी, 2022-23। अब ये 23-24 से क्या कर दिया उन्होंने, बोल दिया कि 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ की अगर आपकी सेल है ना, 3 करोड़ तक का टर्नओवर है, तो आप 44AD में आप फॉल कर सकते हो। बिजनेसमैन को कह रहे हैं कि जो बिजनेस करते हैं और जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोफेशनल्स है लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीए, सीएस, उनको वो फॉल करते हैं 44ADA। उनको बोल रहा है कि 50 लाख से आपका 75 लाख आपका लिमिट कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक फिक्स रेट ऑफ टैक्सेशन जो है पे करनी पड़ती है। इसका फॉर्म भी अलग होता है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे फॉर्म कौन सा फिल करना है, वो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आईटीआर का 7 फॉर्म्स हैं। अब कौन से कैटेगरी के पर्संस को कौन से फॉर्म में आईटीआर रिटर्न फाइल करना है, वो समझने के लिए ये सारे प्रोविजंस आपको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आप समझो प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन में क्या लिमिट था। पहले था लिमिट 2 करोड़, मतलब 2022-23 तक जिसने भी बिजनेस करा है प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन में अगर 2 करोड़ तक की सेल है, तो उनको टैक्स जो है फिक्स रेट ऑफ टैक्स 8% और 6% के हिसाब से देना पड़ता था, ठीक है, इनकम पे। अब इसमें लिमिट क्या कर दिया, 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया कि 3 करोड़ तक को प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन पे ले सकते हो। इसकी बेनिफिट भी बताऊंगा, डिमेरिट सब कुछ बताऊंगा। अब 44AD है मतलब प्रोफेशनल, ये तो बिजनेसमैन है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, कोई ट्रेडर भी हो सकता है, स्मॉल बिजनेसेस है ये। 44AD सिंपल बात है, ठीक है। और 44ADA इसमें क्या प्रोफेशनल्स आते हैं, जैसे डॉक्टर्स प्रैक्टिस नहीं करते अपना डिस्पेंसरी खोल के बैठे, चार्टर अकाउंटेंट प्रैक्टिस नहीं करते, कंपनी सेक्रेटरी सीओपी लेके बैठे प्रैक्टिस करते। जॉब वाले सीएस नहीं है, ये सीए जॉब वाले नहीं है। जॉब वाला होगा तो वो अलग चीज है, इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो 44ADA में जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जो प्रैक्टिस करते हैं, जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, जो प्रैक्टिस करते हैं, फर्म खोल के बैठे हैं, उनके लिए ये। तो 50 लाख से लिमिट को 75 लाख लिमिट कर दिया। करेंट फाइनेंशियल ईयर जो आने वाले असेसमेंट ईयर है, उसमें ये प्रोविजन जो है अप्लाई होगा। तो अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये 23-24 चल रहा है ना। 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है और 2024 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो ये 23-24 में ये लिमिट है। 24-25 में जब हम टैक्स पे करेंगे तो प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन में आप इस लिमिट को आप देखेंगे, 2 करोड़ की जगह 3 करोड़, 50 लाख की जगह 75 लाख। अभी जो रिटर्न फाइल होगा, जो 22-23 का रिटर्न जो फाइल होगा 31 जुलाई तक, वो लिमिट तो यही है 2 करोड़ और 50 लाख का। लेकिन अगले कमिंग जो आप असेसमेंट ईयर है उसमें जो रिटर्न फाइल होगा उसकी लिमिट है 3 करोड़ और 75 लाख। ये इस फाइनेंशियल ईयर में ये लागू हो चुका है, ठीक है ना। तो अब आते हैं इसमें किसकी कौन कौन इसमें फॉल नहीं कर सकता। देखो सबसे पहले क्या चीज है इसमें देखना है कि कौन कौन एलिजिबल नहीं है। इसमें एलिजिबल कौन नहीं है, जैसे कंपनी, कोई भी कंपनी, चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो चाहे लिमिटेड हो, ऐसी कोई कंपनी जो है इस प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन में वो फॉल नहीं कर सकता, चाहे उनका सेल 1 लाख ही क्यों ना हो, ठीक है ना। चाहे 10 लाख हो, 1 लाख हो, वो इसमें फॉल नहीं कर सकता, नॉन एलिजिबल पर्सन है। कंपनी कभी 44AD में अपना टैक्सेशन पे नहीं कर सकता। एनआरआई कोई हो गया, वो 44AD में फॉल नहीं कर सकता। एलएलपी, देखो एलएलपी में दो तरह का पार्टनरशिप फर्म होता है। एक ना पार्टनरशिप फर्म होता है जो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में चलता है, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन की कोई मैंडेटरी नहीं है, कुछ भी कोई जरूरत ही नहीं है, बस पार्टनरशिप डेट बनाओ और बिजनेस करो, ठीक है। सिंपली अकाउंट खोल लो, करेंट अकाउंट खोल लो। लेकिन एक पार्टनरशिप होता है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो आपको आरओसी एमसीए के पोर्टल में जाके रजिस्टर्ड करानी पड़ती है, नेम रिजर्वेशन करानी पड़ती है, गवर्नमेंट से परमिशन लेके वो कंपनी जो फर्म है ओपन होती है। वो भी एक पार्टनरशिप ही है, लेकिन वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। और एक पार्टनरशिप है जो सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में गवर्न होता है, वो पार्टनरशिप जो है ना ये इसमें एलिजिबल है। पर इसमें
LLP वाले पार्टनरशिप है ना, ये LLP एलिजिबल नहीं है, चाहे उसका सेल 1 लाख ही क्यों ना हो, ठीक है ना। तो जो लिमिट जो ये है 2 करोड़ का 50 लाख का, ये जो 50 लाख की लिमिट है आप देख रहे हो, सपोज करो किसी का 1 लाख ही सेल हुआ है, ठीक है ना, या 75 लाख जो लिमिट है ये भी करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसका 1 लाख सेल हुआ है, तो क्या वो प्रोफेशनल्स है, सर्विस दे रहा है, तो क्या वो आ सकते हैं इसमें 44 एडीए में? 44 एडीए में नहीं आ सकते। उसका कारण कि अगर LLP है तो नहीं आ सकते, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो आ सकता है। वैसे ही कोई बिजनेसमैन है, ABC एंड कंपनी, अगर ये प्रोप्राइटरशिप है तो आ जाएगा। पार्टनरशिप है, जो पार्टनरशिप एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न हो रहा है तो वो आ जाएगा। लेकिन अगर कोई LLP ABC एंड कंपनी LLP लिख दिया तो वो नहीं आएगा। LLP आगे लिखा होना चाहिए, और LLP वही लिख सकता है जो रजिस्टर्ड फर्म है, जो MCA में रजिस्टर्ड करवा रखा है, ठीक है ना। अच्छा, ये और कौन नहीं आ सकता है? जो एजेंसी बिजनेस करते हैं, जैसे इंश्योरेंस एजेंसी बिजनेस करते, कोई एजेंट्स है, लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट है, शेयर ब्रोकर, जो शेयर ब्रोकर, पता है कि शेयर स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी माल खरीदने बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को खरीदी जाती है, सेल की जाती है, वो डेली का ट्रांजेक्शन होता है स्टॉक एक्सचेंज में। वो ब्रोकर जो होता है ना, वो ब्रोकर के थ्रू ही ट्रांजेक्शन होता है। तो अगर स्टॉक ब्रोकर कोई है, वो भी 44 AD में फॉल नहीं कर सकता। कमीशन एजेंट है, किसी भी टाइप का कमीशन एजेंट, वो इस बिजनेस में 44 AD में फॉल नहीं कर सकता। रनिंग ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग गुड्स कैरेज, जो वो ट्रांसपोर्टर टाइप के बिजनेस है ना, ये भी इस बिजनेस में ये 44 AD में फॉल नहीं कर सकता, मतलब प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन में फॉल नहीं कर सकता। तो फॉल कौन कर सकता है? देखो, पार्टनरशिप फर्म कर सकता है, जो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है। ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, मास्टर में भी पढ़ा होगा, पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है ना। तो 2 टाइप के पार्टनरशिप है, इसको आप ध्यान में रखना। एक पार्टनरशिप हो गया पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक पार्टनरशिप होता है जो पार्टनरशिप डीड से ही बनती है, लेकिन वो LLP बनती है, बाकायदा MCA में बनता है, उसके रजिस्टर्ड होता है, मेमोरेंडम बनता है, आर्टिकल, सब कुछ उसमें लीगल काम एकदम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद LLP फॉर्म जो है इस्टेब्लिश्ड होती है, ठीक है ना। और जो पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी 2 पार्टनर मिलकर एक एग्रीमेंट बना के सिंपली पैन कार्ड लेके आप बिजनेस कर सकते हो, करंट अकाउंट खोल लो, कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये पार्टनरशिप जो बनता है, ये जो पार्टनरशिप बनेगा, इसको भी समझ लो, ये जो कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही बंद होगा LLP तो आपको कानूनी प्रक्रिया द्वारा ही बंद होगा, एज पर लॉ बंद करना पड़ेगा अगर बंद करना है तो। लेकिन ये वाला जो है ना, जो आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 चलता है, उसको आप ना कभी भी बंद कर सकते हो, किसी भी टाइम बंद कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 2 पार्टनर्स ने अगर डिसाइड किया कि हमें एक फर्म बंद कर देना, बिजनेस नहीं करना, बंद कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर पार्टनरशिप फर्म आपने पैन कार्ड ले लिया है, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म का ना पैन कार्ड मिलता है, इंडिविजुअल का कोई पैन कार्ड नहीं मिलता। अलग से इंडिविजुअल फर्म, सपोज करो ABC एंड कंपनी आपने स्टैब्लिश कर दिया, और एक इंडिविजुअल आप खुद प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर होकर बिजनेस कर रहे हो, तो आपको कोई अलग से पैन कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा। तो जब पार्टनरशिप फर्म पैन कार्ड ले लिया ना, तो उसके फर्म के नाम से पैन कार्ड आएगा, ABC एंड कंपनी, ठीक है ना, इसी नाम से आएगा, इस नाम से फर्म खोला, ठीक है। लेकिन जब भी ये सरेंडर बिजनेस को क्लोज करेगा ना, तो उसको फाइनल बैलेंस शीट बनानी ही पड़ेगी। जिस दिन को उसने क्लोज किया, उस बैलेंस शीट को बना के सारे डेब्ट डिस्चार्ज करके उसको फुल एंड फाइनल बैलेंस शीट को उसमें इनकम टैक्स में फाइल करना पड़ेगा, और वो पैन जो है ना इनकम टैक्स में सरेंडर करना पड़ेगा, एक लेटर के साथ दोनों पार्टनर के साइन करके कि हमने ये बिजनेस क्लोज कर दिया, मैं पैन सरेंडर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोनों को साइन करके एक लेटर, सिंपली लेटर लिख के पैन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक्टिव रह जाएगा। उनको कैसे पता चलेगा कि आपने बिजनेस क्लोज कर दिया? तो आपके पास कभी भी फिर नोटिस आ सकता है कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आपने पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज कर दिया तो रिटर्न तो आप फाइल करोगे नहीं ना, हर साल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, चाहे आपका बिजनेस है चाहे नहीं है, रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को क्लोज कर दिया, पार्टनरशिप पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लेटर लिख के साइन करके बैलेंस शीट के साथ आपने सबमिट करके क्लोजिंग का लेटर दे दिया, तो फिर आपका लायबिलिटी खत्म। बस आपने क्लोज कर दिया, आपने गवर्नमेंट को बता दिया, और आपने पैन कार्ड को सरेंडर कर दिया। तो ये तो है सिंपल पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 में चलता है, ठीक है ना। तो अब एलिजिबल कौन कौन है? एलिजिबल है इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म। ये 3 तो 44 AD में एलिजिबल है। एलिजिबल कौन नहीं है? कंपनी, NRI, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एजेंसी टाइप के बिजनेस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स हैं,
शेयर ब्रोकर्स जिसके थ्रू आप डीमेट के थ्रू, जिसके डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट जिसके पास लेके आप शेयर मार्केट में आप ट्रेड करते हो, शेयर ब्रोकर उसी को कहते हैं। शेयर ब्रोकर बैंकर भी होते हैं, पता है, बैंकर भी शेयर ब्रोकर होते हैं। कई आप देख लो, कोटक सिक्योरिटीज जैसे है, ये शेयर ब्रोकर भी है, और कोटक महिंद्रा एक बैंक भी है। वैसे ही एचडीएफसी सिक्योरिटीज है, वो शेयर ब्रोकर है, और एचडीएफसी बैंक जो है वो बैंक है। कमीशन एजेंट्स, कमीशन एजेंट जिस टाइप कमीशन एजेंट, कोई भी कमीशन एजेंट का बिजनेस कर रहा है तो वो भी नहीं कर सकता। ट्रांसपोर्टर भी इस टाइप के जो फ्लाइंग हायरिंग का बिजनेस करता है वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें 44 एडी में लिमिट कितना है? लास्ट ईयर तक जो था वो 2 करोड़ का था, अब जो करंट ईयर चल रहा है वो 3 करोड़ का हो गया। 3 करोड़ तक का अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो आप 4480 में रिटर्न फाइल कर सकते हो। परसेंटेज आपका फिक्स्ड परसेंटेज 8% जो है ना आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कंडीशन डाल दिया, वो आगे हम देखते हैं क्या कंडीशन डाला है, कि अगर 95% आपकी टोटल टर्नओवर का 95% या टोटल रिसिप्ट जो आपने पेमेंट रिसीव किया, जो भी रिसिप्ट हुआ है ना आपके पास, आपने टोटल टर्नओवर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाया ना, या टोटल रिसिप्ट जो दिखाया उसका 95% तक अगर आपने ऑनलाइन चैनल पे किया हुआ हो या बैंकिंग चैनल के थ्रू किया हुआ हो, तो ये लिमिट आपको मिलेगा 3 करोड़ और 75 लाख का। 3 करोड़ तो बिजनेस के लिए, 75 लाख जो लिमिट है वो प्रोफेशनल्स के लिए है जो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस आप याद रखना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में कौन आता है? चार्टर अकाउंटेंट भी आता है, डॉक्टर्स भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। वो एमबीबीएस बन के, वो एक तो डॉक्टर होता है जो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, जॉब कर रहे हैं। और एक ना खुद चेंबर खोल के बैठे, खुद की प्रैक्टिस चालू कर दी, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना, एक लॉयर है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक लॉयर है जो जॉब कर रहे हैं कंपनी में। तो कंपनी में जॉब कर रहे हैं ना, वो इसमें फॉल नहीं करता। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद का अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं, अपना प्रैक्टिस चला रहे हैं, वो इसमें फॉल करता है। समझ ना? तो अब इसमें ये देखना है कि अगर 95% तक की आपकी कैश रिसिप्ट, अगर 95% बैंकिंग चैनल है, पूरा बैंकिंग चैनल में 95% तक की आपकी अगर रिसिप्ट है, या टर्नओवर का 95% तक अगर आपने डीलिंग बैंकिंग चैनल के थ्रू किया है, तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगा 3 करोड़ और 75 लाख का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसका मतलब सिंपली आपको ये देखना है फाइनेंशियल ईयर में आपने कैश ट्रांजेक्शन कितना किया। टर्नओवर का अगर 5% तक कैश ट्रांजेक्शन आपने लिया है, 5% तक आपने कैश पे कोई भी सेल किया या लिया है, पेमेंट रिसीव किया है, तो ठीक है। 5% से अगर ज्यादा 6% भी हो गया ना, तो आपको ये जो लिमिट है 3 करोड़ का, वो 2 करोड़ ही रहेगा। जो करंट ईयर में जो 3 करोड़ की लिमिट जो बढ़ाया है, ये आपको फिर नहीं मिलेगा। और जो 50 लाख से 75 लाख किया वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 50 लाख ही रहेगा फिर। तो कंडीशन गवर्नमेंट ने ये डाल दिया। ठीक है, अब 4480 में 2 करोड़ से 3 करोड़ का किया है। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, अगर आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजेक्शन 5% से 95% से कम किया हो, सपोज करो आपने 90% किया, 10% कैश पे कर लिया, तो आपकी जो टैक्स रेट है ना वो 6% की जगह 8% लग जाएगा। अगर आपने 95% तक रिसीव जो ऑनलाइन बैंकिंग चैनल के थ्रू किया हो, तो आपका टैक्स जो है आपका 6% देना पड़ेगा। जितना भी आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू है वो 6% देना पड़ेगा टोटल। ठीक है ना, अगर आपने कोई भी कैश ट्रांजेक्शन किया 5% का, तो उसका वो 8% ले लेगा। इनकम का 8%, 5% जो है ना कैश का, वो मैं आगे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे। कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर 8% लगेगा, और जो बैंकिंग चैनल के थ्रू है वो 6% पे लगेगा। बैंकिंग चैनल 6, कैश ट्रांजेक्शन पे 8। एक ना सिंपल इसकी एग्जांपल देखते, देखो सबसे पहले एग्जांपल देखो कि कौन से ईयर में ये फॉल करता है। दिस अमेंडमेंट विल इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। आंसर डेट इज करेक्ट। ठीक है ना, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सो इफ इट इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, दैट मींस यू विल एसेस द इनकम प्रीवियस ईयर 23-24। मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसका जब अगले साल में हम एसेस करेंगे ना, एसेस टैक्स पे करेंगे 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स, तब ये जो है एप्लीकेबल हो जाएगा असेसमेंट ईयर में। तो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, लेकिन असेसमेंट ईयर जब 24-25 में हम रिटर्न फाइल करेंगे, तब हम 3 करोड़ 75 लाख के हिसाब से उसको देखते हुए करेंगे। अब क्या बोल रहा है, एक पार्टनरशिप फर्म है विद माई सिस्टर। पार्टनरशिप में 2 पार्टनर है, एक सिस्टर ब्रदर दोनों पार्टनर है, वो दोनों डॉक्टर हैं। अब क्या बोल रहा हूं, फर्म के अंदर ना 80 लाख की बिजनेस आ गई है। अब देखो 80 लाख की जब बिजनेस आ गई है, तो क्या वो उसमें रहेगा, चाहे कैश ट्रांजैक्शन है चाहे नहीं है? ये 44 एडीए में फॉल करता है? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि
उन्होंने लिमिट दिया 75 लाख तक। तो जो प्रोफेशन है ना, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये प्रोफेशनल्स, उनका 75 लाख तक का लिमिट है। और साथ में ऊपर से क्या बोल रहे कि 2 लाख रुपए इंटरेस्ट भी मिला है एफडी से, तो 82 लाख की इनकम हो गई ना। अच्छा, वी हैव रिसीव 75% कैश, यहाँ पे भी नहीं आएगा देखो, अगर 75% कैश रिसीव कर लिया, वी हैव रिसीव 75% कैश, वी कैन गो फॉर प्रिज्यूमटिव। नो, यू कांट ऑप्ट फॉर प्रिज्यूमटिव स्कीम फाइनेंशियल ईयर 23-24 वंस योर एग्रीगेट प्रोफेशनल फीस क्रॉसेस 75 लाख। 75 लाख का क्रॉस हो गया ना, 80 लाख रुपए इनकम है फर्म का। देखो क्या बोल रहा है, एक फर्म है जो डॉक्टर्स है, दो ब्रदर सिस्टर्स डॉक्टर्स हैं, फर्म चला रहे हैं, उनकी फर्म में 80 लाख की रिसिप्ट आ गई, टर्नओवर हो गया, 2 लाख रुपए इनकम एफडी से आ गया, 82 लाख की इनकम आ गई। और हमारी कैपिंग कितनी है, कैपिंग है 75 लाख। 75 लाख से जहां ऊपर गए आपको फिर ये प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, तो ये जो है प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन से बाहर हो गया, ठीक है ना। 75 लाख होता तब तक तो ठीक था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या 75% तो कैश से लिए, तो कैसे होगा, तब फिर इनको 8% से देना होता है। अगर 75 लाख के अंदर होता ना, इनका 80 लाख की जगह 82 लाख की जगह 75 लाख तक भी होता ना, तो इनका ना ये भी फिर 50 लाख के अंदर आता, क्योंकि इन्होंने कैश ले लिया, 5% से ज्यादा लिया है, तो ये जो है फिर फॉल नहीं करता 75 लाख में, फिर इनका लिमिट 50 लाख रहता है। क्यों 50 लाख से 75 लाख इसीलिए बढ़ाया है कि भाई 5% तक तो आप कैश रिसीव कर लो, कोई बात नहीं है, टोटल टर्नओवर का या टोटल रिसीप्ट का जो भी है। 95% जो है ना बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट लो, लेकिन इन्होंने क्या किया 75% कैश ले लिया, डॉक्टर के पास ज्यादातर कैश ही आता है, ठीक है ना। तो ये कहानी है इसका, ओके। तो इन्होंने ये 44 एडी से ये निकल गए। अब प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन का थोड़ा देख लेते हैं, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, एबीसी ट्रेडर्स हैव ग्रॉस रिसीप्ट 1.5 करोड़, मतलब 1.5 करोड़ का 22-23 में लिया, 22-23। अब इस करंट फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी लिमिट 2 करोड़ की थी मैं उसकी बात कर रहा हूं, 22-23, जिसका टैक्स एसेस इस साल में होगा, अभी इस साल अभी हो रहा है, ठीक है ना, अभी चल रहा है असेसमेंट ईयर। ये प्रीवियस ईयर था जो क्लोज हो गया, प्रीवियस ईयर मतलब जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस ईयर क्लोज हो गया, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया 22-23, 31 मार्च 23 को क्लोज हो चुका है। इसका जो सेल था, ये एबीसी ट्रेडर है, इसका ग्रॉस रिसीव 1.5 करोड़ का था। अब 1.5 करोड़ तो इन्होंने कलेक्शन लिया, अब इन्होंने कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन में ना ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपका कंप्लायंस का खर्चा बच गया ना, अकाउंटेंट का जो 50,000 रुपये महीना अकाउंटेंट को देना पड़ता है वो खर्चा बच गया, ठीक है ना। तो आप ना सिंपली बस सीए को बोल के रिटर्न फाइल करा दो, बात खत्म। या फिर कोई टैक्स कंसल्टेंट है उनको बोलो रिटर्न फाइल कर देंगे। टैक्स कंसल्टेंट रिटर्न फाइल करके, जीएसटी का रिटर्न फाइल करके, टीडीएस का रिटर्न फाइल करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। एक बात याद रखना, जब भी आप जॉब करने जाओ या जॉब कर रही हो, जॉब के साथ ना थोड़ा सा जब एक्सपीरियंस अच्छा सा गेन कर लो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए ना, जब आप सीख लोगे सब कुछ, उसके बाद देखो आप ये चीजें सीख लोगे ना, उसके बाद आपके कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। जहां भी काम करो ना, बस खाली मौका देखो कि कहीं आपको अकाउंटेंट का फुल फ्लेज आपको चेयर मिल जाए और आप अपने आप इंडिपेंडेंट काम करना, आपको मौका मिल जाए इंडिपेंडेंट काम करने का। जैसे ही आप इंडिपेंडेंट काम करोगे, फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम करोगे, उसके बाद ना कोशिश करना कि साइड बाय साइड ना आप क्लाइंट बनाना शुरू करो। क्लाइंट कई तरीके से बनते हैं। क्लाइंट बनाने का तरीका कुछ है कि आप ना अपना गुडविल बनाओ, लोगों से कनेक्ट जो करते हो, आप फालतू में फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब में टाइम पास नहीं करके ना, आप अपने जो बिजनेसमैन है ना उनके साथ कांटेक्ट बनाओ। जैसे इंटरव्यू देने जाते हो ना, उनके नंबर्स को कलेक्ट करो, उनको बाद में एसएमएस करो, उनको बोलो कि मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। कब करोगे, जब आप फुल फ्लेज सीख जाओगे, तब आप ना उनको सर्विसेज देने के लिए बोलो कि मैं आपका टीडीएस रिटर्न फाइल कर दूंगा। जैसे हमारी प्रैक्टिस है, हमारी भी एक सीए फर्म भी है, सीएस फर्म भी है, लॉ फर्म भी है, हमारे तीनों चीज है। तो हमारी प्रैक्टिस है, हमारे पास टीडीएस का रिटर्न भी फाइल होने आता है, कंपनी बनने भी आती है, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल होने आता है, ठीक है ना। हमारे कई स्टूडेंट्स जो पास करके चले गए, वो भी रिटर्न फाइल करने के लिए हमें देते हैं कि सर हमारा रिटर्न फाइल करवा दो, हम कर देते हैं। हम टीडीएस का रिटर्न भी फाइल करके देते हैं। कई क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो सिर्फ टीडीएस का रिटर्न ही फाइल कराते हैं, कई क्लाइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ जीएसटी के रिटर्न फाइल कराते हैं। तो अपना धीरे धीरे कोशिश करो कि आप कैसे अपने क्लाइंट्स बनाओगे। अगर आपने डेली छोड़ो, महीने में 5 क्लाइंट भी बना लिया ना, 5, तो आप सोच लो कि कहां से कहां पहुंच जाओगे। खुद को आपको आइडिया नहीं है। एक बात याद रखना, जीएसटी के रिटर्न तो हर महीने आपको काम मिल जाएगा। उसके बाद आपको टीडीएस का रिटर्न जो है पेमेंट हर महीना करना पड़ेगा, लेकिन आपको रिटर्न फाइल क्वार्टरली करना पड़ेगा।
एडवांस टैक्स 2.5 महीना बाद करना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे क्लाइंट भी अगर आपने धीरे धीरे बना लिया ना, आप लोगों को बोलना शुरू करो मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ। आप जॉब के साथ साथ ना कॉन्टैक्ट बनाओ, और जिनके साथ आप काम कर रहे हो ना उनके साथ बहुत अच्छा बना के रखो, तो वही कॉन्टैक्ट आपका काम आएगा। एक बात याद रखना, आपका कोलीग आपको बहुत हेल्प करेगा। आप ये मत समझना कि आपका कोलीग आपको हेल्प नहीं करेगा। आप कोलीग के साथ बना के रखो, कौन सा कोलीग कौन से कंपनी में स्विच करेगा और कब आपको क्या हेल्प कर देगा आपको नहीं पता। इसीलिए कभी भी किसी को अंडरएस्टिमेट मत करना। जब कॉर्पोरेट में काम करते हो ना, सबके साथ बना के चलना, कभी किसी का चुगली तो करना ही मत। चाहे उसको काम आता हो चाहे नहीं आता हो, कोई बात नहीं, सीख जाएगा। नहीं आता तो उसको कॉपरेट करो, ठीक है ना। एक बार मैंने देखा था, मेरे साथ ही ऐसा हुआ था। मेरे को एक चीज, मतलब बहुत बहुत दिन पहले की बात है, मैं एक सीएफओ था और मैं उस कंपनी में उस टाइम में सीएफओ मतलब सीएफओ के पोस्ट में नहीं था, मैं उनका असिस्टेंट था, सबऑर्डिनेट था। मैं बहुत दिन पहले की बात कर रहा हूँ। तो एक सीए था जो काफी 5 साल एक्सपीरियंस होल्डर था, और मैं एक सीए फर्म में ही उस टाइम में आर्टिकलशिप कर रहा था, और आर्टिकलशिप करते हुए ही मैं उसका सबऑर्डिनेट उनके ही अंडर में काम कर रहा था। आर्टिकलशिप में मेरा 3 साल का आर्टिकलशिप होता था। तो आर्टिकलशिप के टाइम ना मेरे को अपने सीनियर ने, जो उनके भी सीनियर है ना, जो फर्म का पार्टनर था, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम दिया। तो वो काम एज पर कंपनी एक्ट 2013 ना फॉर्मेट कुछ बनाना था, उसमें कुछ गलती हो गई थी। वो जो मेरे जो इमीडिएट सीनियर था, जो सीओ सीनियर था, वो सीए था, फुल प्लेस सीए था, उसने देखा कि इसने एक छोटा सा गलती कर दिया। अब ये बैलेंस शीट अगर मैं अंदर लेके जाता तो मेरे को डांट पड़ती। उन्होंने क्या किया, देखा, देखते बैलेंस शीट को जाने से पहले रोक लिया, कुछ नहीं बोला, उन्होंने ठीक करके दे दिया। मतलब मेरे को महसूस भी नहीं होने दिया कि तुम्हारी ये गलती है, ना डांटा ना कुछ। इसको कहते हैं एंथुसियम। मतलब उनके अंदर जील है कि मैं खुद करूं और सिखाऊं भी। तो आपको प्रोफेशनलिज्म करना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनल आप जब मेंटेन करोगे ना, आप सीखोगे भी, सिखाना भी। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज सीख लिया तो दूसरों को जब सिखाते हो तो आप उस पर डोमिनेट करके सिखाओगे, मैं आपको सिखाया। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। आप जितना सिखाओगे ना, आपके दिमाग में रिफ्रेश होता रहेगा, आपको याद रहेगा। आप सिखाओ, सीखोगे, ये सीखने वाली चीज है। अकाउंट्स प्रैक्टिस, अकाउंट्स मेक्स प्रैक्टिस, बस कुछ नहीं है। प्रैक्टिस आप करते रहोगे, अकाउंट्स में आप परफेक्ट होते रहोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे नया नया चीज आता रहेगा, और नया नया चीज आपको खुद अपने सीखने को मिलेगा। अगर आप किसी को सपोर्ट करोगे अकाउंट सेक्शन में काम करते हुए, तो आपको देखना एक ना एक दिन वो खुद सपोर्ट करेगा। किसी चीज में कोई एक्सपर्ट है, किसी चीज में कोई एक्सपर्ट है, ठीक है। तो आपने क्या करो, जब काम करो तो ठीक से देख के चलो कि किसके साथ काम कर रहे हो, कौन आपको हेल्प कर सकता है, आप भी उनको हेल्प करो। तो इसका टैक्सेशन का रेट क्या है, सबसे पहले रेट देखते हैं हम लोग। 95% जो अगर आपने डिजिटल मोड से किया तो 95% का 8% लगाएंगे। जो डिजिटल मोड से नहीं है वो 6% लगाएंगे। जो डिजिटल मोड से है उसका 6%, सॉरी। और जो डिजिटल मोड में नहीं है, जो कैश पे मोड में है, वो 8% का टैक्स लग जाएगा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एबीसी ट्रेडर ऑप्टेड प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन, इन्होंने प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन ऑप्ट किया। ऑप्ट करने के बाद इन्होंने देखा कि टोटल जो है ना 70 लाख का नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन था, कैश पेमेंट, ठीक है। कैश पेमेंट कितना था, 70 लाख। 70 लाख उन्होंने कैश रिसिप्ट कर लिया। कैश पेमेंट जो है नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन 70 लाख, 80 लाख थ्रू डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो मतलब सोच लो 50-50 हो गया। तो इन्होंने 70 लाख तो कर दिया नॉन डिजिटल, इस पे तो लग जाएगा आपका 8% का टैक्स, ठीक है ना। और 80 लाख जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन किया, इस पे लगेगा 6%। अब 1.5 करोड़ का इनका टोटल रिसिप्ट था। अब देखो 70 और 80 कितना हो गया, 1.5 करोड़ हो गया। अब देखो इसका हिसाब देखो कैसे। नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन में 70% इन्होंने रिसीव किया, 70% का 8% लगा के 5,60,000 उनका टैक्स बन गया, ठीक है ना। और वैसे ही इनका रिसिप्ट कितना हुआ, डिजिटल ट्रांजेक्शन बैंकिंग के थ्रू 80 लाख का इनका ट्रांजेक्शन हुआ, तो 6% जो है टैक्स लगा के 4,80,000 जो है इनकी लाइबिलिटी बन गई, टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो टैक्स लाइबिलिटी जो है डिजिटल पे लगता है 6%, नॉन डिजिटल पे लगता है 8%। ये प्रिज्यूमटिव टैक्सेशन 44AD का रूल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको बहुत जगह काम आएगा। अच्छा, टोटल आपके इनकम जो कितना, टोटल आपका टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, 10,40,000 अंडर द बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। ये हेड जो है इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक बिजनेस में फॉल करता है, दूसरा प्रोफेशन में फॉल करता है। जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो प्रोफेशन में है, जो बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस में, इसीलिए दिस हेड बिलोंग्स टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उस पे 6%, जो नॉन डिजिटल ट्रांजेक्शन है उस पे आपको 8% सीधा सीधा लेना है। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपने क्या देखा कि आपके टोटल टर्नओवर कितना है, 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़ का टर्नओवर में क्या देखा आपने
कैश ट्रांजेक्शन कितना हुआ? कैश ट्रांजेक्शन हुआ आपका 70 लाख। 70 लाख पे आपको सीधा सीधा 8% आपका टैक्स लाइबिलिटी बन गई, बात खत्म, 5,60,000। और डिजिटल ट्रांजेक्शन में कितना हुआ? डिजिटल ट्रांजेक्शन में 80 लाख। 80 लाख आपने बैंकिंग के थ्रू लिया, चाहे आरटीजीएस हो, एनईएफटी हो, चाहे कोई अकाउंट पे ही चेक हो, इसमें सेल्फ चेक काउंट नहीं होगा। अगर आपने सेल्फ चेक से कोई पेमेंट लिया हो ना, वो आपका इसमें काउंट नहीं होगा, वो फिर कैश में काउंट होगा। सेल्फ की जो चेक होती है ना, इसका मतलब यही होता है कि आप बैंक में चेक को दिए, आपने कैश ले लिया। वो कैश किसने लिया? प्रोप्राइटर खुद लिया या वेंडर ने लिया, किसने लिया? कोई प्रूफ नहीं है सेल्फ चेक का। सेल्फ चेक एनीवन कैन कैश, सेल्फ मतलब सेल्फ, कोई भी गया कैश करा लिया, ठीक है ना। इवन बियरर चेक का भी कोई वैल्यू नहीं है, बियरर भी कैश में ही काउंट होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि अकाउंट पे चेक अगर है तो वो डिजिटल ट्रांजैक्शन में माना जाएगा। एनईएफटी है डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिमांड ड्राफ्ट है अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, तो वो डिजिटल ट्रांजैक्शन में माना जाएगा। अगर पे ऑर्डर है तो वो डिजिटल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो उसमें तो लग जाएगा 6%, बाकी 8%, ठीक है। तो टोटल लायबिलिटी इनका 1.5 करोड़ का हो गया 10,40,000। नॉन बैंकिंग ट्रांजैक्शन 8% लग गया, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन 80 लाख के सेल के ऊपर लग गया 6%। तो 10,40,000 इनकी लायबिलिटी बन गई पूरे साल में। अब बेनिफिट क्या देख लो। बेनिफिट ये है कि अगर आप 44AD में फॉल करते हो, आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, सबसे बड़ा, इसके बाद जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो ऑडिट करानी पड़ती है ना, वो ऑडिट भी कराने की जरूरत नहीं है। देखो 1 करोड़ के ऊपर आपकी ऑडिट मैंडेटरी है, लेकिन फिर भी वहां पे एक कंडीशन है कि अगर आपकी 1 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। ऑडिट क्या बोलता है? देखो 44AB, इसको हम आगे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी समझ लो। 44AB क्या बोलता है? ये लाइन जब आया है, यू डोंट हैव टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड, तो ये ऑडिट का मतलब ये होता है 44AD इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है? अंडर 44AB में बोलता है कि अगर आपका 1 करोड़ के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन फिर भी डाला है कि अगर आपका डिजिटल मोड में 95% तक की रिसिप्ट और पेमेंट्स है, मतलब 95% तक आपने कोई रिसिप्ट किया, वो पेमेंट किया, 95% तक टोटल रिसिप्ट और पेमेंट का 95% तक होना चाहिए। 5% सिर्फ कैश पे ट्रांजैक्शन कर लो तो आपका जो लिमिट है ना ऑडिट की, वो 1 करोड़ से सीधा जंप करके 10 करोड़ कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है कि एडवांस टैक्स जो हम क्वार्टरली पे करते हैं वो भी करने की जरूरत नहीं है। उनको एक लास्ट में 100% टैक्स पे करना पड़ेगा, बस लास्ट में एक क्वार्टर के इकट्ठे पे करना पड़ेगा लास्ट में। देखो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, आपको ये तीनों क्वार्टर में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आपको फोर्थ क्वार्टर में ना टैक्स पे करने की जरूरत है 100%, कोई प्रोरेटा बेसिस नहीं है 15%, 45, 75, 100। जो एडवांस टैक्स का जो रेट क्या है हर क्वार्टर में ऐसा है ना, 15, 45, 75, 100। तो ये क्या बोल रहा है कि 15, 45, 75, 100 एग्जम्प्ट, आप सॉरी 15, 45, 75 आपका एग्जम्प्ट है क्वार्टर वाइज। आप ना मार्च 15 के अंदर अंदर आप ना 100% पेमेंट कर दो। मार्च 15 जो फॉल होता है फोर्थ क्वार्टर में, आप पूरा एडवांस टैक्स पेमेंट कर दो। आपको तीनों क्वार्टर में आपको कोई देने की जरूरत नहीं है। ये भी एक बेनिफिट है ना, 3 क्वार्टर इसको एडवांस टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एकदम लास्ट क्वार्टर में 15 तारीख के पहले पहले आप पेमेंट कर दो, बस बात खत्म। 3 बड़ी बेनिफिट, एक तो आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपकी ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिक्वायरमेंट खत्म ऑडिट की। दूसरा फायदा ये हुआ आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा फायदा एडवांस टैक्स हर महीना हर क्वार्टर में जो आपको पेमेंट करना है वो भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 फायदा हो गया। अब आ जाओ नॉन एलिजिबल, कौन कौन एलिजिबल नहीं है इसके लिए। एलिजिबल कौन नहीं है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था। एक तो कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड ऐसी कंपनियां, ठीक है ना। वो कंपनियां जो होती है ना, ये इसमें चाहे उनका टर्नओवर 1 लाख या 10,000 भी क्यों ना हो, वो इसमें फॉल नहीं कर सकता। 4480 में टैक्स पेमेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो 44AB में कंपनी फॉल नहीं कर सकती। एनआरआई, कोई भी एनआरआई है वो भी 4480 में फॉल नहीं कर सकता। एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये भी 4480 में एसेस नहीं कर सकता टैक्स को। कोई भी एजेंसी बिजनेस है 44AB में टैक्स एसेस नहीं कर सकता। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट अगर कोई अपना रिटर्न भरता है वो भी 4480 में एसेस नहीं कर सकता।
कोई प्लाइंग हायरिंग ट्रांसपोर्ट टाइप का बिजनेस कर रहा है, वो भी 44AD में नहीं कर सकता। ठीक है, कमीशन एजेंट है, शेयर ब्रोकर है, शेयर ब्रोकर जो स्टॉक ब्रोकर, आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया, स्टॉक ब्रोकर जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करवाने के लिए आपके मीडिएटर बनते हैं, वो भी इसमें 44AD में फॉल नहीं कर सकता। तो करता कौन है, इसमें तीन करेंगे। देखो, एक तो LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये तो फॉल करेगा नहीं, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में जो 1932 के अंडर में जो फॉर्म हुआ है एस्टैब्लिश्ड पार्टनरशिप एक्ट, वो फॉल कर सकता है। पार्टनरशिप एक्ट ये याद रखना, ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, कभी भी आप इंटरव्यू क्वेश्चन में जाओगे ना तो पूछेंगे पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप जो फर्म है वो आपका 44AD में फॉल कर सकता है, तो आपको पूछना पड़ेगा, तभी पूछ लेना पार्टनरशिप फर्म कौन सा, LLP या नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म। अगर नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है जो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टैब्लिश्ड हुआ है, वो एलिजिबल तो कर सकता है, लेकिन LLP है तो 44AD में रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। ठीक है ना। ओके, इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल कर सकते हैं। ठीक है, HUF कर सकते हैं, ये एलिजिबल है। अब आओ टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट क्या बोलता है, टैक्स ऑडिट का सेक्शन क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर में 44AB इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स ऑडिट किससे, ये कौन एलिजिबल है, टैक्स ऑडिट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो जॉब करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके साइन का कोई वैल्यू नहीं है। एक बात याद रखना, जॉब करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट का साइन सिर्फ वहीं पे चलता है अगर वो एज पर कंपनी एक्ट वो CFO अपॉइंटेड है किसी कंपनी में, तो वो बैलेंस शीट पे साइन कर सकते हैं, लेकिन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में साइन नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ जो है ना CFO का काम, जो जॉब में है CFO, वो सिर्फ बैलेंस शीट में साइन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना है, टैक्स ऑडिट करवाना है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर अकाउंटेंट चाहिए, और चार्टर अकाउंटेंट के सिवा और कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है ना, वो भी उनके पास COP होना चाहिए, COP मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब 44AB क्या बोलता है, 44AB बोलता है कि देखो, अगर 1 लाख का अगर आपका टर्नओवर है ना, अगर आपका 1 लाख का 1 करोड़ का टर्नओवर है, तब आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। देखो 44AB बोलता है अगर आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, लेकिन फिर एक कंडीशन डाल दिया कि देखो जी, अगर आपका 1 करोड़ की जगह ना मैं 10 करोड़ भी कर दूंगा, शर्त यह है, गवर्नमेंट क्या बोलता है, कंडीशन यह है कि सिर्फ टोटल रिसिप्ट और स्पेंडिंग, मतलब वट एवर यू हैव रिसिप्ट एंड स्पेंडिंग, कोई भी आप खर्च कर रहे हो, जैसे कोई भी आप स्पेंडिंग कर रहे हो, परचेज पे कोई स्पेंड कर रहे हो या कुछ भी आप स्पेंड कर रहे हो, टोटल कैश ट्रांजैक्शन ना सिर्फ और सिर्फ आपका पूरे साल में 5% होना चाहिए बस। अगर 5% से ज्यादा आपने स्पेंडिंग कर दिया, 6% हो गया या 5.5% भी हो गया ना, तो आपकी ऑडिट लिमिट ना 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगा। अब देखो कितना बड़ा छूट दिया है, कहां 1 करोड़ कहां 10 करोड़, तो लोग क्यों ना बैंकिंग चैनल के थ्रू अपना ट्रांजेक्शन करेंगे। इसीलिए बैंकिंग चैनल ना भी हिट है, जिसको देखो UPI, गूगल पे, ये वो, उससे पेमेंट कर रहे हैं, RTGS कर रहे हैं, NEFT कर रहे हैं, सब बैंकिंग चैनल के थ्रू आ गए। क्यों? उनको पता है 1 करोड़ क्रॉस होते ही मेरे को ऑडिट करानी पड़ जाएगी, है ना, टर्नओवर। अब 1 करोड़ तो बहुत बहुत से कंपनियों का टर्नओवर है, और अगर मैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू सारे काम कर लेता हूं, 95% तक बैंकिंग चैनल के थ्रू कर लेता हूं, और 5% मेरा कैश ट्रांजैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 95% तक बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसिप्ट एंड स्पेंडिंग किया पूरे साल में, तो क्या बोलता है, आपका ऑडिट लिमिट जो है ना 1 करोड़ से 10 करोड़। आप बोलो CA के पास भी ऑडिट कम आ गया ना तो इन्होंने, गवर्नमेंट ने कितना बड़ा बेनिफिट दिया कंपनियों को, कि बिजनेसमैन को बोलता है कि आप ना बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन करो, लेन और देन दोनों बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू करो। 95% तक का आपका बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए रिसिप्ट और पेमेंट्स, तब तो आपका जो लिमिट है ना ऑडिट का, ये ऑडिट तो आपको ऐसा कोई भी इंटरव्यू नहीं है जहां आप अकाउंट्स मैनेजर के पोस्ट में जाओ आपको ऑडिट लिमिट ना पूछे। बहुत ही छोटी कंपनी होगी ना तो नहीं पूछेगा, जिनके ऑडिट में फॉल नहीं होता। वो थोड़ी सी भी बड़ी कंपनी होगी, थोड़ी सी भी बढ़िया कंपनी होगी ना, तो आपको ऑडिट लिमिट पूछेंगे ही पूछेंगे कि ऑडिट की लिमिट कितनी है। तो आप ये ध्यान रखना, ऑडिट 44AB सेक्शन याद रखना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भाई ऑडिट लिमिट क्या है, आपको दोनों लाइन बोलनी है कि सर वैसे ऑडिट लिमिट 1 करोड़ का है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए जंप कर जाता है अगर टर्नओवर, तो ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन अगर उसमें कंडीशन है, अगर जो भी रिसिप्ट और पेमेंट्स है
टोटल रिसिप्ट ऑफ पेमेंट जो है 95% तक अगर हमने बैंकिंग चैनल के थ्रू किया हुआ हो तो वो ऑडिट लिमिट जो है 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो जाएगा। और 5% इसका मतलब यही हुआ कि 5% तक आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो, वो दैट इज अलाउड, उसके ऊपर नहीं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, किसी को भी आप 10,000 से ऊपर डेली का कभी पेमेंट नहीं कर पाओगे। मतलब ये अल्ट्रा वायरस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है कि आप 10,000 से ऊपर ना किसी को आप डेली पेमेंट नहीं कर सकते, किसी को भी कैश पेमेंट, आई मीन सैलरी भी पे कर रहे हो ना, किसी का 11,000 सैलरी है तो आप नहीं कर सकते। वो बोल रहा है कि 10,000 कर सकते हो, एक दिन में आप 10,000 रुपये पे कर सकते हो, ठीक है ना। आप 10,000 से ऊपर किसी को भी आप पे नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है। आप जब काम करोगे ना तो कोशिश करना है कि 10,000 से ऊपर किसी को पे ना करो, अगर करना है तो डेट ब्रेक कर देना, ठीक है ना। अच्छा, अब आ जाओ ऑडिट, ऑडिट लिमिट हो गया। अब ये सेक्शन पूछ सकते हो ऑडिट का सेक्शन 44A भी। दूसरा क्या पूछेंगे ऑडिट का, ऑडिट किससे करवाना पड़ता है, ऑडिट तो चार्टर अकाउंटेंट ही करेंगे, ठीक है ना। ऑडिट सिर्फ चार्टर अकाउंटेंट ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। कौन चार्टर अकाउंटेंट, जॉब वाले या प्रैक्टिस वाले, प्रैक्टिस वाले कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाओ ऑडिट का कौन सा फॉर्म फिल होता है, 3CD। ऑडिट का जो फॉर्म फिल होता है ना 3CD होता है, ये भी आपको याद रखना है। 3CD ये सर्टिफिकेशन होता है उनसे, चार्टर अकाउंटेंट से, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ड्यू डेट, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ड्यू डेट याद रखना। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट ड्यू डेट क्या होता है, 30 सितंबर एवरी ईयर, ये ड्यू डेट फिक्स है। बाई चांस कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसा हो जाता है कि जैसे कुछ वर्कलोड ज्यादा आ गया सीए के पास, गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि हमने कुछ ज्यादा ही कंप्लायंसेस करवा लिया, या कुछ बाई चांस कुछ ऐसा बात है जिससे कि हमें टाइम देना चाहिए, या कुछ छुट्टी ज्यादा आ गई तो इनकी टाइम लिमिट बढ़ा देना चाहिए, तो कभी कभी ना गवर्नमेंट 10-15 दिन बढ़ा देती है। तो वो डिपेंड करता है कि कोई सर्कुलर नोटिस आया तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, अदरवाइज नहीं। वैसे इनका फिक्स डेट क्या है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक आपका फाइल हो जाना चाहिए, ऑन और बिफोर। हमेशा ये लाइन याद रखना, ऑन और बिफोर। 30 सितंबर इज द लास्ट कट ऑफ डेट, 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट फाइल होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अगर 30 सितंबर अगर फाइल जिसका ऑडिट में फॉल करता ही नहीं है, जो कंपनी ऑडिट करवा, जिस कंपनियों की ऑडिट कराने की जरूरत ही नहीं है, सपोज करो किसी का टर्नओवर सिर्फ 50 लाख है तो उसको टर्नओवर, उसकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। ऑडिट की रिक्वायरमेंट 10 करोड़ के ऊपर होता है या 1 करोड़ के ऊपर होता है। सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है, 1 करोड़ के ऊपर तब 10 करोड़ लिमिट तब मिलेगा जब आपका 95% बैंकिंग चैनल है, 5% कैश ट्रांजैक्शन है तो आपको 10 करोड़ का लिमिट मिलेगा। अगर सपोज करो आपका 95% बैंकिंग चैनल से कम है तो आपको 1 करोड़ की लिमिट मिल गई, है ना। तो 1 करोड़ के ऊपर जो है ना आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन जिसको ऑडिट नहीं कराने की जरूरत है उसका जो ड्यू डेट है ना, वो ड्यू डेट है 31 जुलाई, दिस मंथ 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। 31 जुलाई से पहले पहले आपको ऑन और बिफोर, जिसका ऑडिट नहीं है, जो कंपनियों की ऑडिट नहीं है, उसको रिटर्न फाइल करना होता है 31 जुलाई के अंदर अंदर, नहीं तो आपका वहां पे चार्जेस लग जाता है, फाइन लग जाता है, उसमें रिटर्न फाइलिंग का लग के आ जाता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, एक बंदा बोल रहा है कि टर्नओवर जो है ना 15% कैश रिसिप्ट है, मतलब टोटल टर्नओवर का 15% कैश रिसिप्ट है। आई एम रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड। अब 15% टैक्स यहाँ पे साइलेंट है, टैक्स मतलब क्वेश्चन मतलब घुमा के दिया है। अब हमें ये क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो बोले टोटल टर्नओवर मेरा कैश ट्रांजैक्शन 15% है और 85% मेरा बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब यही हुआ, साइलेंट है ना। तो टोटल टर्नओवर 15% बोल रहा है, तो इसका मतलब 85% मेरा बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। तो देखो कंडीशन क्या था, कंडीशन यह था कि 95% बैंकिंग चैनल के थ्रू होना चाहिए, 5% आपका कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तब तो आप 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ आपकी लिमिट मिल जाएगी। तो यहां पे क्या बोल रहा है, अगर आपका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर ऑडिट इज रिक्वायर्ड। लेकिन फिर से एक सेक्शन क्या बोल रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट 44A(b) क्या बोलता है कि अगर आपका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ वेयर कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आर लेस देन 5%, मतलब ये तो बोल रहा है मेरा 15% कैश रिसिप्ट है, तो ये तो जो 10 करोड़ का जो प्रोविजन है ना, इस पे तो फॉल करता ही नहीं है। तो ये कौन से प्रोविजन में फॉल करेगा, तो इसका सिंपल आंसर है ये वाला, क्या, इफ योर एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़
आपको नॉर्मल टैक्स में आपको ऑडिट इज रिक्वायर 44 में चार्टर अकाउंटेंट का सीओपी जो होल्ड करते हैं उनसे ऑडिट कराने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? इनका 10 करोड़ का लिमिट जो है ना वो खत्म हो गया। क्यों? इन्होंने कैश ट्रांजेक्शन 15% कर लिया। अगर 5% तक था ना, ये 5 होता ना, तब तो ये ठीक था, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने 15% कैश ट्रांजेक्शन कर लिया, तो 10 करोड़ का तो मतलब ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑडिट 44AB का। इसका ड्यू डेट क्या? रिटर्न फाइलिंग टैक्स ऑडिट का जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर का है ऑडिट वालों के लिए। जो नॉन ऑडिट है, नॉन ऑडिट के लिए 31 जुलाई तक फाइल करना होता है। अब बोलो कि ठीक है ना। अब नॉन ऑडिट है जो 31 जुलाई तक जो है उनको टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। अब टैक्स ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। इनका जो प्रोविजन का लिमिट आपको याद रखना है, ड्यू डेट याद रखना है, कौन से फॉर्म में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाता है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हमेशा 3CD में जाता है। ये चार्टर अकाउंटेंट ही साइन कर सकता है जो ऑडिटर है, ठीक है ना। ये अकाउंटेंट का काम नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंपनियों में क्या करता है, चार्टर अकाउंटेंट बोलता है आप ही भर दो, मैं देख के इसको रीचेक करके फिर उसको फाइल कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको अगर भरने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है, भरो, इससे सीखोगे, काफी कुछ सीखने का है इसमें। तो ये सीए भरते हैं, ये सीए जो प्रैक्टिसिंग सीए है उनका काम है ये टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना। उसमें डिजिटली साइन करना होता है। देखो साइन, एक तो आपने जैसे पेपर पेन पे साइन किए वो एक साइन हो गया, डिजिटल मोड पे साइन होता है जिसका आधार कार्ड से वेरीफाइड होता है, वो डिजिटल मोड पे डीएससी बन जाता है, और उस पे कहीं भी आप डीएससी लगाओगे तो वो माना जाएगा कि हाँ साइन हो चुका है, ठीक है ना। वो जिस बंदे की डीएससी है उसी का ही ऑथेंटिकेशन माना जाएगा। तो डीएससी से आप जीएसटी पोर्टल में भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, डीएससी से आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, डीएससी से आप रिटर्न कोई भी फाइल कर सकते हो, डीएससी से कोई भी कंप्लायंसेस कर सकते हो, डीएससी से आप कंपनी तक बना सकते हो। आपका हैंड रिटन साइन कहीं भी जरूरत नहीं है, बस डीएससी लगाओ, कंपनी बना लो, डीएससी लगाओ, एनुअल रिपोर्ट फाइल कर दो, सब कुछ कर सकते हो डीएससी से, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं जरा रिटर्न फॉर्म नंबर 1। तो 7 फॉर्म है, उसमें से एक फॉर्म जो है ना, फर्स्ट फॉर्म नंबर 1 को डिस्कस करते हैं थोड़ा। देखो फॉर्म नंबर 1 क्या है? फॉर्म नंबर 1 बोल रहा है कि देखो 50 लाख जिसका इनकम, जिस कोई भी इंडिविजुअल, ऐसा इंडिविजुअल जिसका इनकम 50 लाख तक है, तब तो वो आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। अब देखो बहुत सारे इंसान ऐसे हैं, पर्सन ऐसे हैं जिसका इनकम 50 लाख के अंदर है। देखो आप जॉब कर रहे हो, आपका इनकम 50 लाख के अंदर है, ठीक है ना। आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कर रहे हो, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा है, चाहे कितने भी हो, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो 50 लाख के अंदर है, तो आप आईटीआर फाइल 1 कर सकते हो। सपोज करो आप कहीं किसी कंपनी में ना जॉब करते हो, ठीक है, और आपका हाउस प्रॉपर्टी भी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आपके पास है। जस्ट अ मिनट। हाँ, आईटीआर 1 में कौन कौन फॉलो कर सकता है? पहला, सबसे पहला कैपिंग देखना कि आपकी कैपिंग कितना है, 50 लाख। आईटीआर 1 वही फाइल कर सकता है जिसका इनकम 50 लाख से नीचे हो, ऊपर नहीं, नंबर 1। नंबर 2 क्या देखना पड़ेगा? नंबर 2 देखना पड़ेगा आपकी इनकम किस किस हेड से आता है। हेड होता है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम, और भी एक हेड है प्रोफेशनल बिजनेस, हाँ कैपिटल गेन, है ना, कैपिटल गेन, ये है ना हेड्स। तो ये जो 5 हेड है उसमें से सबसे पहला चीज देखना कि सैलरी वाला हेड, अगर आप सैलरी हेड में हो तो आप ये आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आप है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप हाउस प्रॉपर्टी, आपका 2 मकान है, एक मकान बॉम्बे में है, दूसरा मकान आपका दिल्ली में है, एक प्रॉपर्टी से तो आप इनकम कर रहे हो वो तो दिखा सकते हो, दूसरा प्रॉपर्टी से इनकम कर रहे हो तो वो जो इनकम है ना, तो फिर आईटीआर 1 यहाँ से एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आईटीआर 1 में आप जा नहीं सकते, फिर आपका इनवैलिड हो जाएगा। आईटीआर 1 आप बोल रहा है कि अगर आप एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कर रहे हो ना, तब तो आप इसमें फॉल कर सकते हो, आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। 2 प्रॉपर्टी से इनकम कर लिया ना, तो आप यहाँ से हट गए, चाहे आपकी सैलरी इनकम भी क्यों नहीं, आपको ये फॉर्म फाइल करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने 2 प्रॉपर्टी से इनकम कर लिया या मोर देन वन, चाहे 3 प्रॉपर्टी से भी हो, 4 हो। अगर आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है ना वो तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी और जो हॉर्स रेसेस है ना, ऐसा कुछ आपने इनकम किया है, जैसे लॉटरी से कोई कमाया, हॉर्स रेसेस से कमाया, ऐसा कोई इनकम है तो भी आप नहीं कर सकते। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस तो आ सकता है, एक्सक्लूडिंग
विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड हॉर्स रेसेस बहुत होता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी बहुत, जो इनकम बहुत चलता है। तो ऐसे केसेस में तीन ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है, सैलरी इनकम है, एक प्रॉपर्टी से इनकम है, रेंट इनकम आ रहा है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जैसे कोई बैंक इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना, तो ये इस पे फॉल कर जाएगा, आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। अब कौन कौन कर सकता है ये भी देख लेते हैं आईटीआर 1 फाइल। देखो, हु इज नॉट एलिजिबल आईटीआर 1, पहले ये देख लेते हैं। आईटीआर 1 कौन फाइल नहीं कर सकता? वो बंदा नहीं कर सकता जिसका इनकम 50 लाख से ऊपर है, चाहे कहीं से भी इनकम आ रहा हो। सबसे पहले जी 50 लाख से ऊपर जैसे ही इनकम क्रॉस कर गया आईटीआर 1 से, वो बाहर निकल गया, आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता। सेकंड क्या देखना है, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन, डायरेक्टर तो इंडिविजुअल पर्सन ही होता है ना, लेकिन अगर कोई पर्सन डायरेक्टर है किसी कंपनी में, या फिर कोई अनलिस्टेड कंपनी में शेयर्स लिया। अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स क्या होता है, एक लिस्टेड कंपनी होती है, एक अनलिस्टेड कंपनी होती है। लिस्टेड कौन है? जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएससी, बीएससी, एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे हैं, हर स्टेट में एक ना एक स्टॉक एक्सचेंज है। अगर कोई एनएससी, बीएससी में स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा है, वो लिस्टेड कंपनी हो गई। उसमें अगर कोई ट्रेड कर रहा है, उसमें अगर कोई स्टॉक ले रखा है, वो तो ठीक है। अनलिस्टेड कंपनी, जो सपोज करो कोई एक एबीसी इंडिया लिमिटेड, अब एबीसी इंडिया लिमिटेड सपोज करो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, वो अनलिस्टेड कंपनी है, उसका शेयर्स आपने लेके रख लिया प्राइवेट, बिकॉज शेयर्स ना अनलिस्टेड कंपनी का भी आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू ले सकते हो, या मेंबर बन के तो ले सकते हो। तो अगर आपने अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स आपने होल्ड कर लिया, या फिर आपने किसी कंपनी का डायरेक्टर बन गए, तो आप ये आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो जी, ठीक है। अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, एनआरआई हो, तो नहीं कर सकते। रेजिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, तो भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब देखो, अगर आपका मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो भी नहीं कर सकते। रेजिडेंट तो हो, इंडिविजुअल भी हो, अगर आपका प्रॉपर्टी इनकम है एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से, तो भी नहीं कर सकते हो। अगर आप लॉटरी से कमा रहे हो, हॉर्स रेस से कमा रहे हो, गैम्बलिंग, जुआ खेल के कमा रहे हो, जो गैम्बलिंग बहुत ऐप है ना, रम्मी सम्मी, बहुत सारे ऐप आ गए आजकल, ये जो जुआ खिलाते हैं, इसमें भी पैसा कमाते हैं लोग इंस्टेंट, लेकिन बहुत हाई रिस्क की गैम्बलिंग है। इसमें पैसा तो, प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी तो वही कमाएंगे, जो खेलते वो तो है ना कमाते हैं, ठीक है ना, तो कमाते वही जो खिलवा रहे। तो ये जो गैम्बलिंग से पैसा कमाते हैं ना, ऐसे केसेस में भी अगर आपका कोई इनकम है, तो भी आप फाइल नहीं कर सकते आईटीआर 1। टैक्सेबल कैपिटल गेन अगर हो गया, कोई कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका आ गया, तब भी आप नहीं इसमें कर सकते। कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चरल इनकम, देखो वो 5,000 से ऊपर अगर आपने कोई एग्रीकल्चरल इनकम कर लिया ना, तो भी आप फाइल नहीं कर सकते। और कौन नहीं कर सकता? कोई भी बिजनेस एंड प्रोफेशंस जो करते हैं, कोई भी बिजनेस या प्रोफेशंस प्रैक्टिस, वो भी इस आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकता। देखो सिंपली अगर मैं देसी भाषा में बोलूं ना, आईटीआर 1 ना सुइटेबल किसके लिए? सैलरीड पर्सन के लिए। बात खत्म। मतलब वैसे कंडीशंस तो बहुत सारे इन्होंने दे रखा है, अगर आप उसमें फॉल करते तो आप फाइल कर सकते हो, लेकिन 99% यही देख सकते हो आप इसमें जो बता रहा है उस हिसाब से ना, अगर कोई सैलरीड पर्सन है और सिर्फ एक प्रॉपर्टी और रेंट आ रहा है एक का ही, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो, आप सुइटेबल हो। और बेस्ट है, सिंपल फॉर्मेट है इसका, सिंपली आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका कोई फॉरेन में एसेट्स है, फॉरेन में कई बंदों का होता है ना कि फॉरेन में कुछ इन्वेस्टमेंट करा हुआ है या उसमें कुछ अर्निंग आ रही है, अगर आप इंडिया में बैठे हो, फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट भी है जहां पे आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जॉब कर रहे हो, सैलरी कमा रहे हो, लेकिन आपका कोई ना एसेट सपोज करो फॉरेन में भी है, अब वहां से भी कुछ आपका इनकम आ रहा है, ठीक है, तो भी आप नहीं कमा सकते हो, आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी फॉरेन से कमा लिया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी भी कंपनी में भी अगर आपका है, कुछ इंटरेस्ट भी आ रहा है वहां से, कोई आपने लोन दे रखा हो किसी कंपनी को, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, तो भी आप नहीं आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। अब आउटसाइड इंडिया, देखो आउटसाइड इंडिया साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई आपका अकाउंट है, कुछ भी अगर आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन अगर बाहर के कंट्री में है, जहां से आपका कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप वहां पे साइनिंग अथॉरिटी हो, तो भी आप जो है आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये तो कर सकता है। अच्छा, हु इज नॉट एलिजिबल, ये हो गया।
तो आपने नॉट एलिजिबल वाले देख लिया, आईटी वन कौन नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा सुइटेबल किसके लिए है, सबसे ज्यादा सुइटेबल है सैलरीड पर्सन के लिए, जिसकी सैलरी 50 लाख से कम है। तो 50 लाख तो बहुत होता है, 50 लाख की अंदर सैलरी वाले बहुत बहुत ज्यादा आते हैं, तो सब आईटी वन फाइल करते हैं। ज्यादातर सैलरी वाले ना आईटी वन फाइल करते हैं, क्योंकि उनका दो ही इनकम होता है, या तो उनका सैलरी आता है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी एक घर है रेंट पे दे रखा है तो उसका इनकम आ जाता है, तो आईटी वन में फॉल कर जाता है। अब आईटीआर वन फाइल करने के लिए क्या चाहिए, देखो आप सैलरीड पर्सन हो तो आपको सबसे पहले ना फॉर्म 16 चाहिए। फॉर्म 16 कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा। कब देगा, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद फॉर्म 16 मिलता है, क्योंकि 31 मई के बाद रिटर्न फाइल हो जाएगा। 31 मई में रिटर्न फाइल होता है। जो मार्च की रिटर्न है ना, जो वो फाइल 31 टीडीएस का जो रिटर्न है वो 31 मई ड्यू डेट है। तो उसके बाद ही आपको फॉर्म 16 कंपनी से मिल जाएगा, ठीक है ना। फॉर्म 16 जैसे ही मिलेगा आप आईटीआर आप फाइल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्म 16 चाहिए, नहीं तो उसमें आपका ब्रेकअप नहीं मिलेगा ना। ब्रेकअप आपको फॉर्म 16 में मिलेगा, कितना डिडक्शन हुआ, क्या हुआ, सारे कुछ हिसाब उसमें मिलेगा। अगर हमें 26 एस चाहिए, 26 एस कहाँ से देखेंगे, 26 एस हम पोर्टल में जाके देखेंगे। 26 एस के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल में। इनकम टैक्स पोर्टल में लॉग इन करके आप 26 एस को निकाल सकते हो। क्या 26 एस निकाल के आप देख सकते हो, कल आपको दिखाएंगे 26 एस, दोबारा दिखा दूंगा 26 एस को कैसे हम लॉगिन करेंगे, कैसे हम इसकी वेरीफाई करते हैं। 26 एस में क्या क्या चीज मिलेगा, 26 एस में आपका मिलेगा ड्यूरिंग द ईयर आपके एम्प्लॉयर पूरे साल में कितना टीडीएस काटा, या किसी से भी आपने कोई पेमेंट लिया हो, कोई और ने आपका अगर टीडीएस काट के रखा है या किसी ने टीडीएस काट के आपको पेमेंट किया है, तो आपका सिर्फ और सिर्फ 26 एस में शो करेगा। तो 26 एस आप देख लोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपके टीडीएस किस किस ने काटा है। तो सपोज करो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 40,000 रुपया हो गया, आपको 40,000 पे करना है, अगर आपने 20,000 रुपया टीडीएस ही कटवा रखा है, तो वो 20,000 रुपया ना माइनस करोगे पहले टीडीएस का अमाउंट, क्योंकि वो भी आपका टैक्स ही है। दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट टू टैक्स। तो ये जो टैक्स अमाउंट है ना, ये आपका लायबिलिटी से ये माइनस हो जाएगा। सेम लाइक जीएसटी, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इक्वल टू लायबिलिटी। वैसे यहां पे क्या बोल रहा है, योर टैक्स लायबिलिटी माइनस टीडीएस इक्वल टू योर लायबिलिटी। तो टीडीएस आपने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया, एज लाइक एडवांस टैक्स, कंपनी एडवांस टैक्स करती है, आप टीडीएस अब पेमेंट कर दिए, कंपनी आपके इनकम पे हर महीना टीडीएस काट रही है। तो टीडीएस जो है वो आपका इनकम का ही पोर्शन काट के गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराता है, आपके पैन में जमा हो जाता है। तो हर क्वार्टर में जैसे ही रिटर्न फाइल होता है ना, 15 दिन के बाद है ना, आप 26 एस में लॉग इन करके देख सकते हो किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, वो आपका टीडीएस काटा था तो वो शो कर रहा है या नहीं शो कर रहा है। अगर नहीं शो कर रहा है तो जाना एचआर के पास, बोलना मेरा टीडीएस काट के जो आपने सैलरी दिया है, मेरा टीडीएस रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करा 26 एस में, सीधा क्वेश्चन कर रहा। लेकिन एकदम से मत करना, जब रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट निकल जाए। ड्यू डेट कब है, हर रिटर्न टीडीएस का रिटर्न फाइल कब होता है, हर क्वार्टर क्लोज होने के 1 महीना टाइम रहता है, पूरा 1 महीना। क्वार्टर क्लोज हुआ अप्रैल में जून, तो 31 जुलाई इज द लास्ट डेट। 31 जुलाई ऑन और बिफोर 31 जुलाई कभी भी फाइल करेगा, उसके 15 दिन बाद देखना 26 इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है ना, पहुंच जाना, बोलना मेरा टीडीएस काट के अपना सैलरी दिया ना, मेरा टीडीएस अगर जो कटा है तो सैलरी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया क्या, क्यों मेरा दिखा नहीं रहा। कई बार छूट जाता है गलती से भी ना, तो अगर या पैन नंबर गलत हो गया तो भी आपको नहीं मिलेगा। टीडीएस काटना, रिटर्न, देखो कई बार क्या होता है कि टीडीएस तो काट लिया, रिटर्न भी फाइल कर दिया, ठीक है ना, टीडीएस काट लिया, रिटर्न भी फाइल कर दिया, लेकिन पैन नंबर में स्लाइटली एक कैरेक्टर मिस्टेक हो गया, 5 की जगह 4 कर दिया, तो गया ना, आपके पैन में नहीं जाएगा, फिर वो दूसरे पैन में चला जाएगा। वैसे ही एडवांस टैक्स पे करते वक्त क्या होता है कि जो पैन नंबर होता है ना, उसमें अगर आपने एक कैरेक्टर कहीं भी गलती कर दिया ना, वो किसी और के पैन में चला जाएगा, जो एक्चुअल पैन को पैसा देना था ना आपको, उसको नहीं मिलेगा। ऐसा हमारे साथ केस हुआ है, एक कंपनी का ऑडिट कर रहा था, कुछ दिन की बात है, ज्यादा नहीं पुराना, 6 महीने पहले की बात है। तो बहुत बड़ा अमाउंट था, मतलब करीब करीब 45 लाख का अमाउंट था। उस कंपनी का ऑडिट करते हुए देखा क्या कि 45 लाख रुपया वो एडवांस टैक्स पे किए थे कंपनी ने, और वो पैसा जो है ना किसी और के पैन में चला गया। मतलब स्लाइटली एक मिस्टेक हुआ था, मतलब ए को उन्होंने जेड कर दिया था शायद, बस इतना सा गलती हुआ था, उस वजह से वो पैन नंबर किसी और के पैन में चला गया। और जब ऑडिट करा तो पता चला तो पैन नंबर तो है ही नहीं हमारे कंपनी का, जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ। एडवांस टैक्स को पे कर दिया। अब जब वो रिटर्न फाइल करेगा ना, तो एडवांस टैक्स का तो क्लेम लेगा ना कि भाई मेरी लायबिलिटी इतनी थी, 2 करोड़ के टैक्स लायबिलिटी है, तो मैंने तो ऑलरेडी 45 लाख रुपए दे रखा है, तो माइनस करेगा ना। लेकिन माइनस तो तब करेगा ना उसके पैन में शो करे, तो 26 इसमें शो नहीं कर रहे हैं उनका।
अब वो गलत पैन में चला गया पैसा, तो अब उसको आपको रिकवर करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इसका प्रोसीजर भी मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये केस स्टडी से ये होते रहेगा। हमने भी किया, ऑडिट में टाइम पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ोगे? 26 ईयर्स में देख लो एडवांस टैक्स पे किया था, वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहे ना तो समझ लो कुछ गड़बड़ हो गया। फिर चेक करो कौन सा पैन में आपने पैसा दे दिया, जो आपने डिपॉजिट आप करते टाइम में चालान निकाला होगा ना, रिटर्न के टाइम अपने जो रिटर्न भरा था उसमें भी पैन नंबर लिखा होगा, है ना। तो वो सारे एडवांस टैक्स के टाइम जब पेमेंट करते हैं ना तो पैन नंबर डालते हैं, कौन सा पैन में आपने पेमेंट किया। वैसे तो कंपनी नाम लिख के आता है, फिर भी कुछ ना गलती हो ही जाती है। तो ये गलती जो होती है ना, वो चेक कर लो कि किस कंपनी में पेमेंट हो गया, किस पैन नंबर से हो गया। आप ग्रीवेंस पोर्टल में जाओ, इनकम टैक्स का ग्रीवेंस सेक्शन है, आपको दिखा दूंगा। ग्रीवेंस सेक्शन में जाके ना आप लेटर लिखो उनको कि मेरे से इस डेट को इस बैंक के थ्रू हमने पेमेंट किया था, ये एडवांस टैक्स जो है गलत पैन पे ये चला गया। तो मैंने बैंक को भी इन्फॉर्म कर दो, पहले बैंक को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, आपको भी डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म करो, काइंडली रेक्टिफाई, ये हमारे मिस्टेक हुआ है, ये काइंडली सही पैन हमारा ये है, इस पैन में हमारा ये एडवांस टैक्स को पेमेंट कर दो। और आप अपना जो पेमेंट चलान है उसको आप अटैच कर दो साथ में एनेक्चर के हिसाब से। आप ग्रीवेंस पोर्टल में आप लेटर लिख के एनेक्चर को पेस्ट कर दो, ठीक है ना। करने के बाद चले जाना डिपार्टमेंट, जो आपका ज्यूरिसडिक्शनल डिपार्टमेंट है ना, बैठ के मत रहना, बैठने से कुछ नहीं होगा। हमने खुद दौर भाग किया, तब जाके 45 लाख रुपए हमने 1.5 महीने में रिकवर करके दिया कंपनी को। चले जाना डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में असेसिंग ऑफिसर को बात करना पहले। आपके अपने हर डिपार्टमेंट में अलग अलग असेसिंग ऑफिसर है। आप अपने ज्यूरिसडिक्शनल डिपार्टमेंट में जाओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके असेसिंग ऑफिसर से मिलो, कोई डरने वाली बात नहीं, आराम से जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो बिठा के चाय भी पिलाएंगे, बहुत अच्छा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो आपको बहुत कॉपरेट करेंगे, पहले जैसी बात नहीं है, बहुत कॉपरेटिव है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके बोलो सर मेरे से ये मिस्टेक हो गई है, ये मिस्टेक है, ये हमने एक्चुअल में हमने पेमेंट किया, हमारे बैंक के अपना बैंक स्टेटमेंट लेके जाना। अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपके बैंक स्टेटमेंट से पेमेंट हुआ था क्या, या आप ऐसे किसी को उठा के ले आए, पेमेंट किसी ने और किया। तो आप कैसे प्रूव करोगे? सपोज करो आपकी एबीसी इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, तो एबीसी इंडिया लिमिटेड का बैंक स्टेटमेंट लेके जाओ, जिस डेट में आपने पेमेंट किया था एडवांस टैक्स का, इंटरनेट बैंकिंग से भी किया तो आपके बैंक से तो पैसा लेस हुआ ना, आप उसको लेके चले जाओ। ये बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरा पैन कार्ड है, ये मेरा चालान है जिसमें मैंने पेमेंट किया था, 3 चीजें लेके जाओ। और जो एग्रीमेंट्स पोर्टल में आपने लेटर लिखा है ना, उसकी कॉपी ले जाओ, डायरेक्टर का लगाओ साइन। अब साइन डायरेक्टर किस लिए कि उसमें ऑथराइज पर्सन कौन है वो देखना पड़ेगा। अगर ऑथराइज पर्सन डायरेक्टर है तो डायरेक्टर से लेटर लिखो, उसी लेटर को ही कॉपी निकाल के लेटर पैड में आप साइन करवा के डायरेक्टर्स का साइन लगा के एक ना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव साइन करा लेना। आप अपने नाम से ना कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का लेटर लिखवा लो कि आप इस केस को डील कर रहे हो और आप कंपनी के एम्प्लॉय हो और आप ऑथराइज आपको किया जाता है डायरेक्टर की तरफ से, कंपनी की तरफ से, कि आप इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके फॉलो अप कर सकते हो। आप लेटर लेके चले जाना ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास, बोलना सर ये मिस्टेक हो गया, प्लीज पोर्टल में ना आप इसको देखो कि जिस पैन के अगेंस्ट में ये पैसा चला गया उस पैन से इस पैन रिकॉल कर दो। देखो आपके पैन में पैसा नहीं गया तो किसी ना किसी के तो पैन में गया ना, पैन में तो गया ही है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी के पैन में नहीं गया और डिपार्टमेंट में पैसा चला गया, ऐसा तो नहीं है। तो आप ना उनको बोलो सर इस पेमेंट को ना रिकॉल कर दो, तो वो रिकॉल के लिए ना फिर क्या करेगा, उस पैन जो ज्यूरिसडिक्शन उनके ऑफिसर है ना उनको वो ईमेल करेंगे, वो उनकी ड्यूटी है, आपको नहीं बताएंगे। वो ना उनको उस पैन के जो ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर है ना जहां पे पेमेंट किया है वहां पे वो रिकॉल करेंगे, उनको बोलेंगे ये गलत पैन जो है, गलत पैन पे पैसा चला गया, ये हमारे जो है ना असेसिंग ऑफिसर मैं ये हूँ, मेरा ये ज्यूरिसडिक्शन में ये फॉल करता है, इनका पैन नंबर ये है, इनका पेमेंट स्टेटमेंट में अटैच कर रहा हूँ, आप काइंडली जो पेमेंट गलत गया है उसको रिवर्स कर दो। तो आपको रिवर्स कर देगा, लेकिन एक चक्कर से कुछ नहीं होगा, कम से कम 4-5 चक्कर लगाने पड़ेंगे। हमारे 1.5 महीने में पैसा रिफंड आ गया था, हमारे पैन में आ गया था। तो उसके बाद 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट जैसे ही कर गया, हमारे पास एक लेटर भी आ गया कि आपका जो है ग्रीवेंस जो है आपका सॉल्व हो गया और आपका पैन में पैसा ट्रांसफर हो चुका है। तो अब जब हमने टैक्स फाइल रिटर्न फाइल करना है तो उसमें जो हमारे टैक्स लायबिलिटी 1 करोड़ का है, तो 45 लाख जो हमने गलत पैन में डाला था वो हमारे पैन में आ गया, तो हम लेस कर देंगे, तो हमारे पास कोई नोटिस ही नहीं आएगा। जितनी लायबिलिटी थी उसमें से हमने सही सही पे कर रखा है, सही हमारा एडवांस टैक्स पे है, तो हमारी लायबिलिटी 55 लाख का है, 55 लाख का देंगे। अगर 1 करोड़ का लायबिलिटी है तो 45 लाख पे कर चुके एडवांस टैक्स, माइनस जो मेरी फाइनल लायबिलिटी वो देंगे एडवांस टैक्स में, हमने यही समझा है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये सारे चीजें ना आप
जब करते रहोगे आपकी नई नई चीजें पता चलेगा, लेकिन आपके पास पता होगा तभी तो एक्शन लोगे ना। आपको पता ही नहीं, अगर गलत पैन में चला गया, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनकम टैक्स का क्या काम जानते हो बताओ, तो आप बोलना टीडीएस का काम जानता हूँ, एडवांस टैक्स का काम जानता हूँ, कैलकुलेशन कैसे करते हैं इनकम टैक्स का, टीडीएस का कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ये आता है। पैन में अगर कोई गलत पैन में अगर पैसा चला गया तो उसको कैसे रिकवर करते हैं वो भी हमें पता है। कैसे करेंगे वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको, तब प्रोसेस बताना ये। पहले जाऊंगा ग्रीवेंस पोर्टल में, इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करूंगा कंपनी के पैन और लॉगिन आईडी पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद ग्रीवेंस में हम अपना ग्रीवेंस लेटर लिखेंगे। लेटर लिखने के बाद एक ऑथराइज सिग्नेटरी के हिसाब से डायरेक्टर से साइन कराएंगे लेटर, प्लेन पेपर पे या लेटर पैड पे स्टैंप लगवा लेंगे। उसके बाद जाएंगे असेसिंग ऑफिसर, जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो लोकल ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर है उनके पास विजिट करेंगे। उनको बोलेंगे सर ये हमारे बैंक स्टेटमेंट निकाल के ले जाएंगे पर्टिकुलर उसी डेट का जिस डेट में वो ट्रांजेक्शन हुआ था। तो आपके चालान में डेट मिल जाएगा, चालान का कॉपी, बैंक स्टेटमेंट का कॉपी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का लेटर कि यू आर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट एज ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर द कंपनी, और साथ में अपना वो ग्रीवेंस में जो आपने लेटर लिखा था उसकी कॉपी। ये 4 चीज ले जाके हम असेसिंग ऑफिसर से मिलेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे सर गलत पैन में पैसा चलेगा तो इसको रिकॉल कर दो। तो 1-2 विजिट करने के बाद ये रिकॉल हो जाता है। बस आपको इतना ही बोलना है, वो इंप्रेस हो जाएंगे पूरे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको प्रोसेस पता है। अगर आपको प्रोसेस पता है तो आप कर लोगे, प्रोसेस नहीं पता तो आप बस असिस्टेंट अकाउंटेंट बन के रहोगे। अगर आप ये काम कर लिए तो आप अकाउंट्स मैनेजर, आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक काम करोगे तो दूसरा और मिलेगा। आप 2 मंथ्स का कोर्स फिनिश हो जाओगे, जब आपका फिनिश हो जाएगा ना तब आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इतनी हाई लेवल में आ जाएगी कि आप कहीं भी जाके आप कुछ भी आप काम करवा के ला सकते हो। मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी आ जाएगी। आप लेक्चर्स को सुनो ध्यान से, आप उसको माइंड में रखो और वीडियोस को देखते रहो। आप क्लास को रिपीट भी करूंगा और रिपीट भी देखते रहो। आपके अंदर पूरी क्लियरिटी आ जाएगी कहां से क्या होगा। जब आपको प्रोसेस पता रहेगा तो काम कर पाओगे। प्रोसेस नहीं पता होगा तो आप चाहे कितने भी गूगल सर्च कर लो कुछ नहीं होगा। ये चीजें गूगल नहीं बता पाएगा आपको, गूगल वही बता पाएगा जो उसके पास इंफॉर्मेशन है। अब प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स क्या है क्या नहीं है वो तो जो काम कर चुके, जो सीए हैं, जो एक्चुअल में ये कंपनियों में काम कर चुके उनको पता है। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन किस कंपनी क्या पूछती है भाई, 80% भी अगर आपने इंटरव्यू में आंसर दे दिया ना, सही आंसर, तो आप ये मान के चलो कि जॉब आपकी है। आपका जॉब कोई नहीं ले सकता। आपको पता है अकाउंट्स का जॉब में 80% आंसर कोई नहीं दे पाता, बहुत रेयर केस में देते हैं। मैंने कितना इंटरव्यू लिया, मैंने सीए का इंटरव्यू लिया। मैं कुछ दिन पहले की इंटरव्यू, ज्यादा नहीं 15 दिन पहले की एक बात है, एक कंपनी का मेरे पास फोन आया। मैं उस कंपनी का ऑडिटर हूँ, मेरे पास मैं सेक्रेटरी ऑडिट करता हूँ उस कंपनी के लिए। तो उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि मेरे को एक चार्टर अकाउंटेंट हायर करके दो, आप इंटरव्यू लो, क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है जो इंटरव्यू ले सके सीए का। तो ठीक है ले लेता हूँ। सीए का इंटरव्यू लिया, उसको खाली इतना पूछा कि आप कंपनी के लिए आईटीआर फॉर्म कौन सा फाइल करोगे, वो नहीं बोल पाई। और सीए फर्म में काम कर रही है, नहीं बोल पाई। इसका मतलब क्या, वो काम सीखी नहीं है, कर नहीं है, ट्रेनिंग भी उसका ठीक से हुआ नहीं होगा, वो नहीं बोल पाए। मैंने उसको 3 बार मौका दिया, तीनों बार नहीं बोल पाए। 2 चीज और पूछा, मैट का रेट कितना है। मैट का रेट 15% होता है, वो आगे अगस्त में आएगा, वो सिलेबस में आएगा। मैट का रेट वो नहीं बता पाई, ठीक है। उसके बाद मैंने टीडीएस का उनको पूछा, टीडीएस का प्रोविजन पूछा कि अगर मैंने टैक्स डिडक्ट कर लिया, बुक्स में भी मैंने बुक कर लिया, सॉफ्टवेयर में टैक्स बुक कर लिया, बिल का टैक्स काट लिया, पार्टी को टैक्स डिडक्ट करके मैं पेमेंट कर दिया। भाई टैक्स डिडक्ट करके तो मैं पेमेंट करूंगा ना, पार्टी को मैंने टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट कर दिया, 2 साल पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। बोला कुछ नहीं होगा। होगा क्या, बस जब हमें पता चलेगा पेमेंट कर देंगे। उनको यही नहीं पता। आपको एक चीज पढ़ाया था ना टीडीएस में कि 1 साल के क्रॉस होने के बाद आपके पास 271 का पैनल प्रोविजन आ जाएगा। अगर आपने डिडक्ट नहीं किया तब तो नहीं आएगा। अगर आपने डिडक्ट कर लिया और 1 साल तक पेमेंट नहीं किए तो 271 का प्रोविजन इसमें हिट कर जाएगा। इसका मतलब इंटेंशनली आप पेमेंट नहीं कर रहे। आपको ऑडिटर तो आपको बोला होगा ना पेमेंट करने के लिए ऑडिट करते टाइम, फिर भी आप पेमेंट नहीं कर रहे, इंटेंशनली अगर पेमेंट नहीं कर रहे तो आपका जो है पैनल प्रोविजन लग जाएगा। अगर आप डिडक्ट कर लिए, 1-2 महीना लेट हो गया, आप भूल गए, तो इंटरेस्ट देके आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इंटेंशनली, मेंस रिया, इंटेंशन क्या, आप ये गवर्नमेंट ना हर चीज में इंटेंशन देखती है। अगर आपका इंटेंशन फेयर है, अगर आप जानबूझ के गलती कर रहे हो तब तो कोई माफी नहीं है, लॉ में एक्सक्यूज नहीं है। अगर आप जानबूझ के गलती नहीं कर रहे हो, गलती से गलती हो गया तो माफी है उसका।
तो वो क्या बोलता है, कोई बात नहीं, आपने गलती कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दो, 1.5% इंटरेस्ट पे कर दो, डिडक्ट तो आपने टाइम से कर लिया था, अब 1.5% इंटरेस्ट पे करके आप टीडीएस पेमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। लेकिन जानबूझ के आप टीडीएस काट के पार्टी को पेमेंट कर दिया और गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, पार्टी को तो पेमेंट कर दिया, आपने टीडीएस 10% काट लिया, पार्टी को आपने दे दिया, ठीक है ना, 10% काट के गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, तब तो आपका प्रोविजन लग जाएगा ना, हिट तो कर जाएगा ना सेक्शन। तो ये सारे प्रोविजन है, ठीक है। चलो, तो ये प्रोविजंस आपको ध्यान रखना है सारे। तो एडवांस टैक्स का भी जो ये था, और मेन जो है आपको कैसे, आपको पैन कार्ड से कैसे रिकॉल करते हैं, अगर आपको कोई टैक्स जो है गलत पैन में चला गया, या कोई भी किसी का भी टीडीएस भी गलत पैन में चला गया, तो वो रिवाइज होता है, रिटर्न रिवाइज इसीलिए किया जाता है। रिटर्न रिवाइज में क्या होता है, करेक्शन होता है, कोई अगर गलती हो गई है, जानबूझ के तो नहीं किया ना, गलती तो गलती हो ही सकती है, ह्यूमन एरर है, तो उसको आप रिकॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी कंपनी में अगर आपसे कोई गलती हो गई ना, तो आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसको रिकॉल कर लो, दोबारा रिवाइज कर दो। पैन में अगर एडवांस टैक्स गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एडवांस टैक्स में हेवी अमाउंट होता है ना, थोड़ा कंपनी का जब एडवांस टैक्स पे करते हो ना, 2 चीजें याद रखो, पैन नंबर देख लो, कंपनी का नाम रिफ्लेक्ट कर रहा है सही सही देख लो, उसके बाद पेमेंट करो, ठीक है ना। और अगर बाई चांस कुछ गलती होता है, इमीडिएटली सबसे पहले बैंक को इन्फॉर्म करना, और उनसे लेटर साइन करवा के एविडेंस रख लेना कि मैंने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया, उसी दिन जैसे ही पता लगे बैंक को जाके इन्फॉर्म करके आना, हो सके तो वही रिकॉल कर देंगे, अगर नहीं कर पाए 7 दिन के अंदर तो उनके पास होता है टाइम, अगर नहीं कर पाए तो फिर आपको ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर से मिलके आपको करवाना पड़ेगा। आप डिपार्टमेंट में ग्रीवेंस पोर्टल में लिख दो, ग्रीवेंस पोर्टल में लिखने से क्या होता है, थोड़ा हो सकता है कि लेट हो जाए, तो आप डिपार्टमेंट में जाके उनको ईमेल करवा दो। डिपार्टमेंट में मिलने से यही होता है कि वो ईमेल कर देंगे, जिनके पैन में गया ना उनके ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये गलत पैन से सही पैन में इनको ट्रांसफर कर दो, ये गलत पैन में चला गया, ये एविडेंस दे रहा हूं, तो वो थोड़ा सा काम फास्ट हो जाता है और सिक्योर हो जाए कि आप मिल के आए, आपका काम हो जाएगा। तो अब ऐसे 1-1.5 महीने में आपका पैसा आ जाएगा अपने पैन में, ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? ठीक है जी।